जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था वो था रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। अब है हमारा अगला टॉपिक फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। किस तरीके से फॉरेस्ट में बदलाव किया गया जावा के अंदर। इंडोनेशिया में जावा जो है एक फेमस आइलैंड है जहां पर बहुत ज्यादा राइस उगाई जाती है। बट पहले क्या था, एक समय था जब ये पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था। कॉलोनियल पावर जो इंडोनेशिया में थी वो डच थे और एक तरह से देखा जाए तो हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। जो फॉरेस्ट कंट्रोल की लॉस बनाई गई थी वो इंडोनेशिया और इंडिया में काफी हद तक सिमिलर थी। जावा जो है इंडोनेशिया का, वहां पर डच ने जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट सबसे पहले शुरू किया था। ब्रिटिशर्स के जैसे वो भी जो है जावा से टिम्बर चाहते थे ताकि वो अपने शिप्स को बना सके। 1600 में जो पॉपुलेशन थी जावा की वो लगभग 3.4 मिलियन थी। बहुत सारे जो है वहां पर गांव थे, उस जो उपजाऊ जमीन थी वहां पे मैदानी इलाकों में, लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज भी थी जो पहाड़ों पे रहती थी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करती थी। कलंग्स जो जावा के थे वो एक ऐसी कम्युनिटी थी जो काफी कुशल माने जाते थे इस तरह से फॉरेस्ट की कटिंग में या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। वो लोग जो है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे 1755 में कि जब मातारंग किंगडम जो है जावा का टूटा बिखरा तो लगभग 6000 कलंग फैमिली जो है उनको बराबर बराबर दो भागों में, दो राज्यों में बांट दिया गया। उनकी कुशलता के बगैर, उनके अनुभव के बगैर ये बहुत मुश्किल था कि जो टीक लकड़ी है उसकी एक कटाई करी जा सके। साथ ही साथ किंग्स के जो पैलेसेस थे वो नहीं बनवा जा सकते थे। जब डच ने जो है कंट्रोल करना शुरू कर दिया इन जंगलों पर 18वीं सेंचुरी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जो कलंग्स है वो उनके अंडर में काम करें। 1770 में ये जो कलंग्स थे इन्होंने एक तरह से मना कर दिया और जो डक फोर्ट था जुआना में उस पर हमला कर दिया, लेकिन इनका ये जो रिवोल्ट था उसको दबा दिया गया। 19वीं सेंचुरी में जब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जो टेरिटरी है उसको तो कंट्रोल करना ही करना है, खाली लोगों को ही नहीं, तो डच ने क्या किया, फॉरेस्ट लॉज ला दी जावा के अंदर, जिसमें गांव वालों को पूरी तरह से मना कर दिया गया कि वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। अब जो लकड़ी है वो सिर्फ तभी काटी जाएगी जब कोई खास जरूरत हो, जैसे जो नदियों की नाव होती है वो बनानी हो या घर बनाना हो, या सिर्फ खास जंगलों से ही काटी जाएगी और वो भी निगरानी के अंदर। विलेजर्स जो थे उनको पनिश किया जाता था अगर उनकी जो गाय भैंस है वो उस एरिया में चले जाए घास चरने के लिए। वो लोग लकड़ी बिना परमिट के ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, या अगर वो जंगल की जो सड़कें हैं वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको परमिट लेना होगा, क्या चाहे वो अपने हॉर जो घोड़ा गाड़ी होती है उससे आ रहे हो या फिर अपने जो गाय भैंस है उससे, किसी से भी वो अगर जंगल की सड़क पर जाएंगे तो उनको परमिट लेना होगा, और अगर नहीं लिया तो उसके लिए उनको सजा मिलेगी। इंडिया के अंदर ही जो फॉरेस्ट था उसको मैनेज करना जरूरी था क्योंकि उनको शिप बिल्डिंग और रेलवेज के लिए जो है लकड़ी चाहिए थी, और इसी वजह से फॉरेस्ट सर्विस का इंट्रोडक्शन किया गया। 1882 में 280,000 स्लीपर्स जो है वो जावा से ही अकेले एक्सपोर्ट किए गए थे। इन सब के लिए जो है लेबर की जरूरत थी कि वो जो है पेड़ काटे, लकड़ी के जो लट्ठे उनको ट्रांसपोर्ट करे और स्लीपर्स बनाए। तो डच ने सबसे पहले क्या किया, जो लैंड थी जो कल्टीवेट की जा रही थी फॉरेस्ट के अंदर उस पे किराया लगा दिया और फिर कुछ गांव को जो है छोड़ दिया कि अगर वो जो है उस रेंट को नहीं दे, अगर वो सारे के सारे मिलकर उनको फ्री लेबर दे और बफेलोज दे, ताकि जो कटिंग है और ट्रांसपोर्टिंग है टिम्बर की वो आसानी से हो सके। इस चीज को बोला गया ब्लेंडोंग डिस्टेंट सिस्टम। बाद में रेंट को ना हटा के फॉरेस्ट विलेजर्स जो थे उनको छोटा छोटा वेतन देना शुरू कर दिया गया, लेकिन उनका जो एक हक था कि वो फॉरेस्ट को कल्टीवेट कर ले, उसकी जमीन को, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1890 के आसपास सुरोंतिको सामिन जो रेंडो ब्लातुंग विलेज के थे, एक टीक फॉरेस्ट का विलेज था, उन्होंने इस बात पे सवाल उठाने शुरू कर दिए कि फॉरेस्ट की ये जो स्टेट ओनरशिप है ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट है इसने कोई हवा, पानी, धरती, लकड़ी ये सब तो बनाया नहीं है, तो ये इसकी नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर एक आंदोलन जो है वो खड़ा होने लग गया। जिन लोगों ने मदद करी इसको ऑर्गेनाइज करने वो थे सामिन्स के ही सन इन लॉ।
1907 में लगभग 3000 फैमिली जो है उनके विचारों को फॉलो करने लग गई। कुछ जो सैमनिस्ट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, वो जो है अपनी ही जमीन पर लेट जाते थे जब डच जो है सर्वे करने के लिए आते थे। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने टैक्सेस देने से मना कर दिया, फाइन देने से मना कर दिया या लेबर के तौर पे काम करने से मना कर दिया था। जो पहला वर्ल्ड वॉर और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ उसका भी जंगलों पे काफी भारी प्रभाव पड़ा। इंडिया में जो है इस टाइम पे जो वर्किंग क्लास थे वो जो है सब हटा दिए गए थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो फ्रीली जंगलों को काट रहा था ताकि ब्रिटिश वॉर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। जावा में जब जापानीज ने इस इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया था उससे पहले डच ने जो है एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी को फॉलो किया। इसका मतलब क्या था कि सॉ मिल्स हैं जितनी भी उनको खत्म कर दिया जाए। बहुत सारी जो जायंट टीक लॉग्स थे, टीक के जो लट्ठे होते बड़े बड़े, उनको जला दिया गया, उनके ढेरों को जला दिया गया ताकि वो जो है जापानीज के हाथों में ना पड़ जाए। अब जापानीज ने भी जो है इन जंगलों का काफी बुरी तरह शोषण किया क्योंकि उनको अपनी जो वॉर इंडस्ट्रीज थी वो उसके लिए करना था। उन्होंने जो गांव के जंगल के जो गांव वाले थे उनको जो है जबरदस्ती मजबूर किया कि वो जंगलों को काटें। बहुत सारे जो गांव वाले थे उन्होंने जो इस मौके का फायदा उठाया कि यहाँ पर जो है अपनी खेती बाड़ी जो है उसमें बढ़ा लें। वॉर जब खत्म हुआ तो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस जो थी उसको बहुत मुश्किल हुई अपनी इस लैंड को वापस पाने की। इंडिया में भी जो लोगों की जरूरत थी एक खेती बाड़ी के लिए जमीन की, उस जो है उनको एक तरह से विवाद में लाके खड़ा कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक तरफ इच्छा थी कि लैंड को कंट्रोल करे और लोगों को वहां से हटा दे, और लोगों की ये इच्छा थी कि उनको जो है खेती बाड़ी करने के लिए जमीन चाहिए थी। तो एक तरह से दोनों के बीच में जो है विवाद छिड़ गया। 1980s में जो गवर्नमेंट पूरी एशिया या अफ्रीका के अराउंड थी उन्होंने जो है अब ये देखना शुरू किया कि साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे जो फॉरेस्ट्री होती है उस तरह से उन्होंने देखना शुरू किया और एक नीति बनाई गई कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो है उनको फॉरेस्ट से दूर रखा जाए और इसी वजह से काफी ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। ये एक तरह से उन लोगों ने समझा इस बात को। अभी क्या हो रहा है कि जंगलों को संरक्षित करने के बजाय वहां से टिम्बर कलेक्ट करना जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई कि अगर हमें ये टारगेट पूरा करना है, इस गोल को अचीव करना है, तो जो लोग जंगलों के पास रहते हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में चाहे इंडिया में हो, मिजोरम से केरला तक, जो बहुत घने जंगल थे वो इसीलिए सरवाइव कर पाए क्योंकि जो गांव वाले हैं या जो गांव है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे सारनाथ, देवा कुरुकुडू, कान, राय एक्सेट्रा। इस तरीके से कुछ गांव जो है वो अपने ही जंगलों की एक पेट्रोलिंग करते रहते हैं, वहां पे विचरते रहते हैं, जिसमें हर परिवार जो है वो एक टर्न बाय टर्न जो है आकर उसकी देखभाल करता है, उसका ध्यान रखता है, बजाय फॉरेस्ट गार्ड के हाथों में छोड़ने की। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज और जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो आज ये सोचते हैं अलग अलग फॉर्म्स जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट थे उनके बारे में। तो ये था हमारा चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।